नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे हिंदी वर्णमाला स्वरों का वर्गीकरण। स्वर क्या है, इनकी परिभाषा, इसका अर्थ और स्वरों की संख्या कितनी होती है, मूल स्वर क्या होते हैं, इसके बारे में हम भाग 1 या पहले वीडियो में जान चुके हैं। आज हमने जो स्वरों का वर्गीकरण निर्धारित किया था उसका विस्तार से हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, ये हम पहले बता चुके हैं कि जो स्वरों का वर्गीकरण है वो अलग अलग आधारों पर किया जा सकता है, जिसमें उत्पत्ति के आधार पर, जाति के आधार पर, जीवा के प्रयुक्त होने वाले भाग के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, मुख के खुलने के आधार पर और उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। इन सभी वर्गीकरण को अगर देखें तो ये सभी अपनी जगह महत्वपूर्ण वर्गीकरण है, लेकिन आज के वीडियो में हम केवल 3 वर्गीकरण के बारे में विस्तार से जानेंगे, जिसमें है उत्पत्ति के आधार पर, जाति के आधार पर और जीवा के प्रयुक्त होने वाले भाग के आधार पर। इनके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले है उत्पत्ति के आधार पर, यानी उत्पन्न होने के आधार पर स्वरों की जो उत्पत्ति है उसके आधार पर हम इसको कितने भागों में बांट सकते हैं। देखिए, स्वरों की उत्पत्ति के आधार पर अगर हम देखें तो इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है मूल स्वर और दूसरा है संधि स्वर। अब मूल स्वर कौन से होते हैं? वे स्वर जिनकी उत्पत्ति किसी अन्य स्वर के योग से नहीं हुई। यहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो मूल स्वर है उसमें कोई और स्वर शामिल नहीं होता, उनकी उत्पत्ति अपने आप में वो पूर्ण है। जैसे ए है, ई है, ऊ है और री है, ये 4 मूल स्वर है, इसमें किसी अन्य स्वर का कोई मेल नहीं होता। दूसरा है संधि स्वर। नाम में ही परिभाषा है कि वे स्वर जिनकी उत्पत्ति मूल स्वरों के मेल से होती है, यानी जब मूल स्वर आपस में मिलते हैं तब क्या बनते हैं? संधि स्वर बनते हैं। जैसे कि आ है, आ, ई है, ऊ है, ए, ओ और औ। ये वो स्वर हैं जो मूल स्वरों के संयोग से बनते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि अ जमा ए से क्या बनता है? आ बनता है। तो इसी तरह ये सब जो बने हुए स्वर है, जैसे ई की अगर बात करें तो ई जमा ई से क्या बनता है? बड़ी ई बनती है। यानी इन मूल स्वरों के मेल से जो स्वर बनते हैं वो संधि स्वर कहलाते हैं। संधि का मतलब क्या होता है? मिलना, मेल होना। तो ये मूल स्वरों के मेल से बने हुए स्वर हैं संधि स्वर। इसमें देखिए कुल 11 स्वर हमने किए थे। 4 जब मूल स्वर हम निकाल देते हैं तो बाकी जो स्वर बचते हैं वो कौन से हैं? संधि स्वर हैं। अब जो संधि स्वर है इसके भी हम भेद कर सकते हैं। वो क्या है? पहला है दीर्घ संधि स्वर और दूसरा है संयुक्त संधि स्वर। जो दीर्घ स्वर है ये किसी मूल स्वर में समान स्वर जोड़ने से बनते हैं। जैसे कि ए में अगर ए को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? आ बनेगा। यानी जो हमने इनको लिया है इसको हमने 2 भागों में बांट लिया कि एक तो समान स्वरों के योग से बनता है, एक भिन्न स्वरों के योग से बनता है। जो समान स्वरों के योग से स्वर बनते हैं वो क्या है? दीर्घ स्वर हैं, और जो भिन्न स्वरों के योग से बनते हैं वो संयुक्त स्वर हैं। तो यहाँ पर जो समान स्वर है, जैसे ए और ए समान है तो इनसे क्या बनेगा? आ बनेगा। इसे हम क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर कहेंगे। ई और ई के मेल से बड़ी ई बनेगी, यानी हम इसे क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर कहेंगे। अब बात करते हैं संयुक्त स्वर की। इसमें क्या ध्यान में रखना है कि इसमें स्वर तो 2 होंगे लेकिन दोनों ही अलग अलग होंगे। जैसे ए और ई के मेल से ए बन गया, ए और ए के मेल से ऐ बन गया, ए और ऊ के मेल से ओ बन गया। यहाँ पर क्या है? ए और ई भिन्न भिन्न स्वर हैं और इससे क्या बन गया? एक अलग स्वर बन रहा है। इसी प्रकार ए और ए अलग अलग स्वर हैं लेकिन इनसे एक अलग स्वर बन रहा है, ए बन रहा है। तो यानी जोड़कर बनाए गए, किसको जोड़कर? अलग अलग स्वरों को जोड़कर बनाए जाते हैं, उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। संयुक्त का मतलब क्या है? इकट्ठा करना। और दीर्घ क्या मतलब क्या है? बड़ा करना। यानी छोटे को, जैसे ए छोटा है, इसको हमने क्या कर दिया? बड़ा कर दिया, आ कर दिया इसका, यानी उसको बड़ा कर देना। तो वो क्या है? दीर्घ स्वर है। ये संधि स्वर के
भेद है। तो उत्पत्ति के आधार पर हमने इसे 2 भागों में बांटा, लेकिन जो दूसरा संधि स्वर है इसे भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। अगर हम इसको और ज़्यादा विस्तार से देखना चाहें तो जो संयुक्त स्वर है इसके भी 2 भेद होते हैं। एक होता है गुण स्वर, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, और दूसरा कौन सा होता है, पहला होता है गुण स्वर, दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है वृद्धि स्वर। वृद्धि स्वर, जो वृद्धि स्वर है वो क्या है, वो है ओ और औ, और जो गुण स्वर है जैसे ए और औ, ये गुण स्वर और वृद्धि स्वर में आते हैं। तो जो गुण स्वर है ये किसके भेद हैं, गुण और संधि स्वर, ये संयुक्त स्वर के भेद हैं। हम इस संधि स्वर को भी 2 भागों में बांट सकते हैं। कई बार छोटे प्रश्नों में पूछ लिया जाता है कि संयुक्त स्वर के कितने भेद होते हैं, गुण स्वर और वृद्धि स्वर, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। अब बात करते हैं जाति के आधार पर वर्गीकरण। जो हमने दूसरा वर्गीकरण देखा है वो क्या है, जाति के आधार पर। जाति मतलब इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। जाति के आधार पर जो वर्गीकरण है इसे भी 2 भागों में बांट सकते हैं। सजातीय यानी समान जाति का, विजातीय यानी समान जाति का जो नहीं होता वो, यानी अलग जाति का। तो सजातीय में क्या होगा, जो एक समान उच्चारण स्थान से उच्चरित होते हैं। देखिए हमारे मुख में उच्चारण स्थान अलग अलग होते हैं, जो एक समान उच्चारण स्थान से उच्चरित हो उसे सजातीय स्वर कहते हैं। जैसे ए है, आ है, ई और ई, ऊ और ऊ, ये दोनों ही समान स्थान से उच्चरित होते हैं। यहाँ पर क्या ध्यान में रखना है कि उच्चारण करने की मुख में जो जगह है वो एक होनी चाहिए। जैसे हम अगर बोल के देखते हैं तो ए आ एक जगह से बोला जा रहा है, ई एक तरह से ध्वनि निकल रही है, ऊ तो ये भी एक जैसा बोला जा रहा है। यानी इसमें क्या है कि जो ए और आ है ये कहाँ से बोल रहे हैं, हम कंठ से बोल रहे हैं, ये कंठ्य स्वर हैं। ई और ई क्या है, ई और ई की अगर बात करें तो ये क्या है, ये तालव्य स्वर हैं, यानी हम इनको तालु से बोल रहे हैं, ये तालव्य स्वर हैं। और जो ऊ और ऊ है इनको हम होठों से बोल रहे हैं, तो ये कौन से स्वर हैं, ओष्ठ्य स्वर हैं, यानी इनका स्थान एक है। ये दोनों अपने अपने स्थानों से बोले जा रहे हैं। इसका दूसरा भेद है विजातीय स्वर, यानी जो समान जाति के ना हो, अर्थात जिनका उच्चारण स्थान अलग अलग हो। क्योंकि यहाँ पर मुख्य क्या है, उच्चारण स्थान। जिनका समान उच्चारण स्थान है वो सजातीय है, और जिनका उच्चारण स्थान अलग अलग स्थानों से उच्चारण हो रहा है वो विजातीय है। जैसे ए और ई, ऊ और ई, इनका अलग अलग हो रहा है। अगर ए की बात करें तो ए क्या है, कंठ से बोले जाने वाला स्वर है। ई की अगर बात करें तो ये कहाँ से बोला जा रहा है, ये तालु से बोला जा रहा है। और इसके बाद अगर ऊ की बात करें तो ये कहाँ से बोला जा रहा है, ओष्ठ से बोला जा रहा है। इसी प्रकार ई की अगर बात करें तो ये कहाँ से बोला जा रहा है, तालु से। तो यानी अलग अलग स्थान हैं इनके उच्चारण के, इसीलिए ये विजातीय स्वर हैं। इसके बाद जो तीसरा वर्गीकरण है वो है जीवा के प्रयुक्त होने वाले भाग के आधार पर, अर्थात हमारी जीभ का कौन सा भाग प्रयोग में लाया जाता है स्वर के उच्चारण में, उसको ध्यान में रखना होता है। पहला है अग्रभाग, दूसरा है मध्य स्वर, तीसरा है पश्च स्वर। ये जैसे जीभ की आकृति होती है उस आकृति के आधार पर होता है। जो अग्र स्वर है वो इसमें आते हैं, बीच के भाग में मध्य स्वर और पश्च यानी पीछे के भाग में पश्च स्वर आते हैं। अब देखिए जो बीच का मध्य भाग में हम अगर ए को माने, क्योंकि ए है जिसका उच्चारण मध्य भाग से होता है ए, इसमें जो हमारे जीभ का मध्य का भाग है उस पर दबाव पड़ता है और वहीं से इसका उच्चारण होता है। अब जो पश्च स्वर हैं उसमें क्या है, जो ये आकृति है ए की जो आकृति है इसी को यहाँ पर आधार बना लो। जैसे इस आकृति को लेकर हम आ बनाएंगे तो वो भी पश्च स्वर है। इसी आकृति से हम ऊ बनाएंगे, इसी आकृति से हम बड़ा ऊ बनाएंगे, इसी से हम ओ बनाएंगे और इसी को आधार बनाकर हम औ बनाएंगे। यानी इस ए के आगे का जो हिस्सा है जिसे हम हिंदी में या जो 3 लिखते हैं, गिनती के लिए हम 3 का प्रयोग करते हैं,
उसको हम यहाँ आधार बना लेंगे। तो जो इस आकृति से बनने वाले स्वर हैं वो सभी कौन से स्वर होंगे? पश्च स्वर होंगे। ये आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद अगर जो बचे हैं अ और ऐ से बनने वाले जो स्वर हैं इनको छोड़कर बाकी जो स्वर बचते हैं वो किस में आ जाएंगे? अगर में आ जाएंगे। ई बच गया, बड़ी ई, ए और ऐ, ये 4 जो स्वर बच गए ये कहाँ आ जाएंगे? ये अगर में आ जाएंगे। तो इसी तरह से आप इसको ध्यान में रखेंगे। अगर स्वर कौन से हैं? जिनके उच्चारण में जीभ का आगे का भाग प्रयुक्त हो, वो कौन से होंगे? अग्र स्वर। ये हमने 4 कर लिए। फिर क्या है? मध्य स्वर, जिनके उच्चारण में जीभ का, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, टाइपिंग, जीभ का मध्य का भाग प्रयुक्त हो, वो कौन सा है? एक ही है मध्य भाग से उच्चरित होने वाला स्वर, वो है ए। उसके बाद है पश्च स्वर, जिनके उच्चारण में जीभ का अंतिम भाग प्रयुक्त होता है, वो कौन से स्वर है? वो पश्च स्वर है। ये मैंने आपको यहाँ पर बताया है, ए, उ, ओ, औ। ये क्या है? ये पश्च स्वर है। तो यानी जीभ को आपको ध्यान में रखना है। हमारी जो जीभ होती है उसकी आकृति के साथ जो आगे का भाग है वो अग्र स्वर के उच्चारण में प्रयोग लाया जाता है। जो मध्य का भाग है इससे उच्चरित होने वाला एक ही स्वर है जिसे मध्य स्वर कहेंगे। और उसके बाद जो पीछे का भाग है इससे उच्चरित होने वाले मुख्यतः 5 स्वर हैं जिन्हें हम पश्च स्वर कहेंगे। अग्र भाग से 4 स्वरों का उच्चारण होता है। तो ये मूल स्वर हैं जिनके बारे में मैंने यहाँ पर बात की कि जीभ का कौन सा भाग प्रयोग में लाया जा रहा है स्वर के उच्चारण में, उसी को ध्यान में रखकर स्वरों का निर्धारण किया जाता है, जिसको हम 3 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो आज हमने स्वरों के वर्गीकरण के 3 आधार किए हैं और उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे से आप इसे समझ पाए हो। बहुत बहुत धन्यवाद।